हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग काइस का टेस्ट का अध्ययन करेंगे और उसको एक डाटा सेट लेकर के उसकी सॉल्यूशन को प्रैक्टिकली और मैनुअली उसकी प्रोसेस को हम समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डाटा सेट काइस स्क्वायर का। ठीक, यहाँ देखिए हमने एक डाटा सेट लिया हुआ है। ठीक है, जो पशुओं में टर्बोक्लोसिस होता है उसके लिए जो वैक्सीनेशन आते हैं, ठीक, और उन दोनों के बीच में जो उसका प्रभाव है वैक्सीनेशन का, ठीक है, उसका हमको क्या करना है, परीक्षण करना है, ठीक, और टेस्ट करना है। उसके लिए जैसे यहाँ पे देखिए डाटा सेट में आपके वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड, अफेक्टेड, नॉन अफेक्टेड करके हमको 12, 28, 13 और 7 आपका डाटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और काई स्क्वायर का 1DF 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टेबल वैल्यू 3.841 ज्ञात है। ठीक है, काई स्क्वायर इक्वल टू 6.73 उसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका कैलकुलेट वैल्यू होगा जो आंसर दिया हुआ है। और इसमें टिप्पणी किया गया है कि टीका क्षय रोग को रोकने में प्रभावी है। तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट हम कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने सॉल्यूशन उसको बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी अर्थात प्रत्याशित आवृत्ति गणना का जो सूत्र है उसको दिया हुआ है, AB इक्वल टू A इंटू बी अपन एन या AB इक्वल टू CT इंटू RT अपन एन। ठीक है, A इक्वल टू आपका कॉलम का टोटल है और B इक्वल टू रो का टोटल है, अर्थात ये जो है आपका स्तंभों का टोटल और ये पंक्तियों का टोटल। ठीक, उसी तरीके से CT जो है कॉलम टोटल को व्यक्त करता है और RT जो है रो टोटल को व्यक्त करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जो वैक्सीनेटेड है, ठीक है, अर्थात जिसको टीका लगाया गया उसको हमने A माना और जो नॉन इफेक्टेड हुए उसको हमने B माना। ठीक है, तो हमको कुछ डाटा प्राप्त होता है जैसे AB इक्वल टू 28, AB इक्वल टू 28, अल्फ़ा B इक्वल टू 7, अल्फ़ा B इक्वल टू 7, A बीटा इक्वल टू 12, A बीटा इक्वल टू 12 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 13। इस तरीके से हम रो को टोटल करते हैं तो B इक्वल टू 35, बीटा इक्वल टू 25 और कॉलम को टोटल करते हैं हम तो A इक्वल टू 40 और अल्फ़ा इक्वल टू 20 होता है। अब इस तरीके से हमने इन चारों जो अंतः वर्ग के आवृत्ति हैं उसको इस न वर्ग की सारणी में रख दिया, उसके वैल्यू को उसके स्थान के आधार पर। ठीक है, अब इसके आधार पर हमको क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेशन करना है। अब इस टेबल में देखिए हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन किया हुआ है। ठीक है, AB इक्वल टू A इंटू बी अपन एन, ये फार्मूला का हमने यूज किया। ठीक है, जिसके आधार पर 23.33 आया है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से निकाला हुआ है। ठीक है, देखिए A इक्वल टू 40 और B इक्वल टू 35। ठीक है, A इक्वल टू 40 इंटू B इक्वल टू 35 अपान 60 इक्वल टू 23.33। ठीक है, उसी तरीके से हमने अल्फ़ा B का भी मान निकाला हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू 20 और बीटा B इक्वल टू 35। ठीक है, 20 इंटू 35 अपॉन 60 इक्वल टू 11.67। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने A बीटा का भी निकाला हुआ है, A 40 और 25। ठीक है, 40 इंटू 25 अपॉन 60 इक्वल टू 15.67। ठीक है, और उसी तरीके से अल्फ़ा बीटा का निकाला हुआ है 20 इंटू 25। ठीक है, 20 इंटू 25 अपॉन 60 इक्वल टू 8.33। ठीक है, और इस तरीके से हमने इन चारों अंतःवर्ग के आवृत्तियों का हमने क्या कर लिया, आपका एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है, अब इन चारों अंतःवर्ग की आवृत्तियों का गणना करने के पश्चात, ठीक है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जब हम इन चारों अंतःवर्ग की आवृत्तियों का हमने गणना कर लिया, उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि रो का टोटल B ज्ञात कर लिया हमने 35, बीटा 25, कॉलम टोटल A ज्ञात कर लिया 40 और अल्फ़ा ज्ञात कर लिया 20। इस तरीके से ये जो टोटल है वो सेम आपके आप ज़रूरत फ्रिक्वेंसी की तरह ही आएंगे। ठीक है, और n इक्वल टू 50। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम जो है काई स्क्वायर के जो वैल्यू है टेबुलेशन उसको समझने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर तो आपने ये समझ गए कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए काई स्क्वायर कैलकुलेशन का हमने फार्मूला दिखाया हुआ है। काई स्क्वायर इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन एफ ई, ठीक है, या काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। यहाँ पर एफ ओ जो है आपका ऑब्जर्वेड फ्रिक्वेंसी को व्यक्त करता है, एफ ई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को व्यक्त करता है, वो ऑब्जर्वेड फ्रिक्वेंसी को व्यक्त करता है, और ई जो है आपका एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को व्यक्त करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों फार्मूलों में से हम किसी भी एक फार्मूला का यूज करके काई स्क्वायर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस टेबल में देखिए कि अंतः जो आवृत्ति वर्ग है, फ्रिक्वेंसी क्लासेस है, उसमें हमने ए बी अल्फ़ा बी ए बीटा अल्फ़ा बीटा जो इस टेबल में हमने बनाया हुआ है उसको हमने ले लिया, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट हमने ले लिया। अब अवलोकित आवृत्ति को हमने इसके आधार पर अवलोकित आवृत्ति को यहाँ पर हमने सेट कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हमने जो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है, प्रत्याशित आवृत्ति इसका कैलकुलेशन किया है हमने, उसको हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, जिसका कैलकुलेट हमने इस टेबल में प्रत्याशित आवृत्ति का किया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद में हमने इसका इन दोनों का डिफरेंस अर्थात एफ ओ और एफ ई का हमने यहाँ पर डिफरेंस ज्ञात कर लिया, ठीक है। एफ ओ माइनस एफ ई जो आता कितना है आपका 4.67 आता है, ठीक है। उसका हमने कैलकुलेशन इस तरीके से किया है 28 माइनस 23.33 इक्वल टू 4.67, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी का जो वैल्यू है वो क्या आता है, सेम आता है। इसमें हमको बस प्लस माइनस ध्यान रखना है, जो बड़े वैल्यू हैं वो प्लस में आएंगे, जो छोटा वैल्यू है वो माइनस में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये जो 4.67 है उसका हमने स्क्वायर कर दिया, 4.67 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमको ज्ञात हो गया क्या 21.808, अर्थात हमने अप्रॉक्स करके इसको 21.81 ले लिया, ठीक। इस तरीके से सभी का जो स्क्वायर है वो 21.81 हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया, इस स्क्वायर का इस एफ ही से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से 21.81 अपान 23.33 इक्वल टू 0.935 ये वैल्यू प्राप्त हो गया उसके पश्चात, ठीक है। उसी तरीके से अन्य का भी, ठीक है, जैसे कि 21.81 अपान 11.67 इक्वल टू ये 1.69 हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से और देखेंगे हम नीचे में तो आपका पाते हैं कि 21.81 अपान 16.67 इक्वल टू 1.08, ठीक है, 308। उसी तरीके से दूसरे वैल्यू का भी देखते हैं, लास्ट वैल्यू जो हमारा है 21.81 अपान 8.33 इक्वल टू या 2.618, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका टोटल वैल्यू ज्ञात कर लिया, ठीक है, सभी का। अब उसके बाद में हम इस वैल्यू जो ज्ञात हुआ हमको उसका हमने क्या किया, आपस में उसका योग कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने पर हमको काई स्क्वायर इक्वल टू 6.73 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, काई स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक। अब डी एफ ज्ञात कर लेते हैं हम C-1 R-1 करके। यहाँ पर हम C-1 R-1 2 -1 इक्वल टू 1, इस तरीके से हमारा डी एफ है 1, ठीक है। और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 डी एफ पर अब देखिए हमारा जो टेबल वैल्यू है वो कितना है, 3.841 है, ठीक है। और हमारा कैलकुलेट वैल्यू है वो 6.73 है, अर्थात कैलकुलेट वैल्यू काई स्क्वायर इक्वल टू 6.73 मोर देन टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर 3.841, अर्थात हमारा कैलकुलेट वैल्यू हमारे जो टेबल वैल्यू है उससे अधिक है। अतः हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना है, वो रिजेक्ट हो जाता है, असत्य हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और एसोसिएशन के बीच मध्य सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है या वैक्सीनेशन है वो क्या है, जो टर्बोक्लोसिस है उसको रोकने में प्रभावी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं काई स्क्वायर का, ठीक है। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा समझने का आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट का फाइनली रिजल्ट है, ठीक है।
तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।